जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। लेक्चर नंबर जो हमारे पास है ये है 100 और चैप्टर आज हम कवर करने जा रहे हैं, स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 20। चैप्टर 20 2 टॉपिक से रिलेट करता है और इन दोनों टॉपिक्स के बेसिक कांसेप्ट आप चैप्टर 4 में पढ़ चुके हैं। एक है रिटन रिप्रेजेंटेशन और एक है सब्सिक्वेंट इवेंट्स। अभी तक जो आपने चैप्टर 4 की बेस पे जो अंडरस्टैंडिंग ली होगी वो ये कि रिटन रिप्रेजेंटेशन का मतलब है हायर मैनेजमेंट से इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन करना और अगर मैनेजमेंट किसी मैटर पे रिटन रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड नहीं करती तो ये स्कोप लिमिटेशन होती है। और इस तरह सब्सिक्वेंट इवेंट्स के बारे में आपने अभी तक ये अंडरस्टैंड किया होगा कि ये ऐसे इवेंट्स या ट्रांजैक्शंस होते हैं, ऐसे इवेंट्स होते हैं जो ईयर एंड के बाद अकर होते हैं, जो ईयर एंड के बाद अकर होते हैं। इनकी 2 टाइप्स हैं, एक एडजस्टिंग इवेंट और एक नॉन एडजस्टिंग इवेंट। एडजस्टिंग इवेंट्स की अमाउंट्स को हमने एडजस्ट करना होता है, यानी एडजस्टिंग इवेंट ऐसा इवेंट है जिसकी वजह से हमारी इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट की अमाउंट्स चेंज होती हैं। और नॉन एडजस्टिंग इवेंट ऐसा होता है जिसका इफेक्ट अमाउंट्स में नहीं बल्कि डिस्क्लोजर्स में आता है। नॉन एडजस्टिंग इवेंट को डिस्क्लोज करना होता है हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। अगर तो मैनेजमेंट इन सब्सिक्वेंट इवेंट्स को अकॉर्डिंगली एडजस्ट या डिस्क्लोज कर दे तो फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ठीक है, कोई मिसस्टेटमेंट नहीं। हाँ, एमसीएस और मेटा पैराग्राफ हम इंक्लूड करते हैं क्योंकि एमसीएस और मेटा पैराग्राफ के एग्जांपल्स में सब्सिक्वेंट इवेंट का केस था। लेकिन अगर मैनेजमेंट इन सब्सिक्वेंट इवेंट्स को अकॉर्डिंगली एडजस्ट या डिस्क्लोज नहीं करती तो ये मिस स्टेटमेंट होगी और ऑडिटर क्वालिफाइड ओपिनियन एक्सप्रेस करेगा अगर इफेक्ट मटेरियल है या एडवर्स ओपिनियन इफेक्ट करेगा, एडवर्स ओपिनियन एक्सप्रेस करेगा अगर इफेक्ट परवेसिव है। और बेसिस और क्वालिफाइड या एडवर्स ओपिनियन सेक्शन में नेचर ऑफ मिसस्टेटमेंट को एक्सप्लेन कर देगा। ये हमारा नॉलेज है जो अभी तक हमारे पास है इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले। इसी से एग्री करते हैं सारे? ये जो मैंने अल्फाज बोले ये आपको समझ आ रहे थे? चलिए अब आगे चलते हैं। हमें अभी तक की डिस्कशन से ये तो पता है कि सब्सिक्वेंट इवेंट्स जब अगर होंगे सब्सिक्वेंट तो उनका फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे क्या इंपैक्ट है, ठीक है? और अगर वो इंपैक्ट सही होता है तो क्या करना है, सही नहीं होता तो क्या करना है। लेकिन उन सब्सिक्वेंट इवेंट्स का के डिटेल्ड प्रोसीजर्स वो हमें नहीं पता। तो ये चैप्टर हमें ये सिखाएगा कि जब कभी ऑडिटर की लाइफ में किसी ऑडिट क्लाइंट में कोई सब्सिक्वेंट इवेंट अगर होता है तो स्टेप बाय स्टेप ऑडिटर को क्या काम करने चाहिए। मोटी मोटी बात हमें ओवरऑल पता है कि हमने देखना है एडजस्टिंग या नॉन एडजस्टिंग के केस में फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एडजस्ट यहाँ डिस्क्लोज हो जाए और अगर डिस्क्लोज नहीं होता तो ये मोटी मोटा ये हमें पता है। इस चैप्टर में हम क्या करने जा रहे हैं, डिटेल में सीखने जा रहे हैं कि स्टेप बाय स्टेप अप्रोच क्या होगी। जैसे चैप्टर आपको सिखाएगा कि सब्सिक्वेंट इवेंट्स को आइडेंटिफाई करना भी तो एक टास्क है। तो ऑडिटर इन सब्सिक्वेंट इवेंट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए क्या प्रोसीजर परफॉर्म करेगा। इनमें अगर मैनेजमेंट कह दे कि हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ठीक करना है तो ऑडिटर के स्टेप वाइज अप्रोच क्या होगी। अगर मैनेजमेंट कहे हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ठीक नहीं करना तो स्टेप वाइज अप्रोच क्या होगी। इन शॉर्ट चैप्टर 4 में हमने सिर्फ यह सीखा था सब्सिक्वेंट इवेंट का इंपैक्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इस चैप्टर में सीखने जा रहे हैं कोर्स ऑफ एक्शन कि ऑडिटर का कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा। ये प्रोसीजर बेस्ड चैप्टर है। चैप्टर 20 में जो सब्सिक्वेंट इवेंट्स हैं ये प्रोसीजर बेस्ड है। इनमें आप प्रोसीजर स्टडी करेंगे, ये है तो ये करना, ये है तो ये करना, ये है तो ये करना। इंपैक्ट ऑन रिपोर्ट भी आएगा लेकिन प्रोसीजर बेस्ड रहेगा। चैप्टर 4 में आपने सिर्फ उसकी रिपोर्टिंग इफेक्ट देखा था, रिपोर्टिंग इम्प्लीकेशंस। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम। सब्सिक्वेंट सबसे पहले तो मुझे बताइए क्या हमें ये पता है कि सब्सिक्वेंट इवेंट्स क्या होते हैं। सबसे अच्छा एक चीज ध्यान में रखिएगा, सब्सिक्वेंट इवेंट ऐसे इवेंट्स जो कि कहां से अगर हमारे क्लाइंट का ईयर एंड है 31 दिसंबर 2022 तो सब्सिक्वेंट इवेंट्स कहां से स्टार्ट होंगे, 1 जनवरी 2023 से। एग्रीड? या यूं कह लीजिए ईयर एंड से स्टार्ट होंगे। एंड कहां पे होंगे? गलत गलत। एंड ऑडिट रिपोर्ट में नहीं होगी। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ये कहता है, आईएस 10 ये कहता है सब्सिक्वेंट इवेंट्स ऐसे इवेंट्स होते हैं जो ईयर एंड यानी बैलेंस शीट डेट से लेके डेट ऑफ ऑथराइजेशन फॉर इशुएंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, डेट ऑफ ऑथराइजेशन फॉर इशुएंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट तक होते हैं, डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट तक नहीं। ये ध्यान में रखिएगा। अब ये कौन सी डेट है इसको अभी डिस्कशन करते हैं। पहले लेकिन ये ध्यान में रखिएगा इस अरसे में यानी ईयर एंड से लेके डेट ऑफ ऑथराइजेशन फॉर इशुएंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इस अरसे के दौरान जितने भी इवेंट होंगे उन्हें कहते हैं सब्सिक्वेंट इवेंट्स। ये एडजस्टिंग हो सकते हैं, नॉन एडजस्टिंग हो सकते हैं, ठीक है। एडजस्टिंग इवेंट कौन से हैं जिनकी अमाउंट्स को एडजस्ट करना है हमने, जैसे बैंक इसके एग्जांपल बताइए। बैंक्रप्सी ऑफ डेटर, डिसीजन ऑफ लीगल केस, इन्वेंटरी रिटर्न डाउन टू एनआरबी, लीगल केस का डिसीजन, रिटर्न ऑफ डिफेक्टिव इन्वेंटरी, रिटर्न ऑफ मिस स्टेटमेंट अगर आइडेंटिफाई और अगर गोइंग कंसर्न नॉट एप्रोप्रिएट हो जाए, ये है एडजस्टिंग इवेंट। और नॉन एडजस्टिंग इवेंट कौन से हैं, फायर, नेचुरल डिजास्टर वगैरह। और हमने कुछ और भी एग्जांपल्स इंक्लूड कर दिए। ये लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1 है। लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1 बेसिकली आपका अकाउंटिंग का कांसेप्ट ऑडिट करने में रखिएगा, थोड़ा सा यूज होता है ऑडिट में इसलिए हमने इसको यहां पे इंक्लूड कर दिया। ये कांसेप्ट आप सब्सिक्वेंट इवेंट्स क्या होते हैं, एडजस्टिंग इवेंट्स या नॉन एडजस्टिंग अकाउंटिंग में सीखा, लेकिन क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ने अकाउंटिंग में नहीं पढ़ा हुआ या भी एफआर 2 नहीं पढ़ी तो इसीलिए हमने उनके लिए इन एग्जांपल्स को लिख लिया। ज्यादातर एग्जांपल्स तो आपने पहले केस स्टडी में भी पढ़ी होंगी, वो आपको याद होंगी। नहीं तो भी ये लिस्ट आपके सामने आ गई है, आपने इसको याद करना है। क्लियर? एक चीज ध्यान में रखिएगा, एक चीज, सब्सिक्वेंट इवेंट्स अकाउंटिंग में भी आप ये टॉपिक पढ़ते हैं, ऑडिट में भी। अकाउंटिंग में इसका जोर होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर, उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सिखा रहा होता है। ऑडिट में इसका जोर होगा ऑडिट प्रोसीजर्स के ऊपर, ये ध्यान में रखिएगा। इसीलिए ऑडिट अकाउंटिंग अगर आप सीख लेना, आपके टीचर सारा जोर इसी चीज पे लगाएंगे, एडजस्टिंग है कि नॉन एडजस्टिंग और एडजस्टमेंट कैसे करना है। लेकिन अगर आप ऑडिट में पढ़े ना तो याद रखिए, अगली बात गौर से सुनेगा। क्वेश्चन में अगर 8 नंबर का क्वेश्चन है ना तो ये डिसाइड करना कि एडजस्टिंग है कि नॉन एडजस्टिंग इवेंट है, ये लफ्ज लिखना कि एडजस्टिंग, इसका सिर्फ 1 नंबर होगा ज्यादा से ज्यादा। 7 नंबर किस चीज के होंगे, प्रोसीजर। ये है, ध्यान में रखिएगा। आप इसी पे खपते रहते हैं सर एडजस्टिंग है कि नॉन एडजस्टिंग, एडजस्टिंग है कि नॉन एडजस्टिंग। हालांकि 8 नंबर में से सिर्फ 1 नंबर इस चीज का है और वो भी आपने लिस्ट पर हटा लगाया हो ना तो आसानी से और मजीद सोचने की जरूरत नहीं होती, डिसीजन कर लेते हैं। ज्यादा अहम चीज क्या है, ऑडिट प्रोसीजर्स।
और ऑडिट प्रोसीजर्स का ताल्लुक इस चीज से नहीं है कि एडजस्टिंग इवेंट है कि नॉन एडजस्टिंग इवेंट है। ऑडिट प्रोसीजर का ताल्लुक इस चीज से है कि इवेंट हुआ कब। आज के लेक्चर का पहला सबसे अहम पॉइंट आपको ये बता रहा हूँ, ये नहीं लिखा हुआ कहीं भी, ना किताब में ना किसी केस स्टडी में। सबसे अहम कंसेप्ट आज के लेक्चर का कि ऑडिट में सब्सिक्वेंट इवेंट में ये अहम नहीं है हमारे लिए कि ये एडजस्टिंग है कि नॉन एडजस्टिंग है, इसका सिर्फ एक नंबर होगा। ये अहम नहीं है। अहम क्या चीज है? इवेंट अकर कब हुआ। एडजस्टिंग नॉन एडजस्टिंग पे जोर नहीं देना, डेट ऑफ द इवेंट पे जोर देना। इवेंट अकर कब हुआ। इवेंट अकर अकर का मतलब क्या होता है? वो हुआ किस दिन हुआ। वो हुआ किस दिन हुआ। आपने जोर किस पे देना है? वो हुआ किस दिन हुआ। एफआईआर का दर्ज करवाई, इस पे जोर नहीं देना। क्वेश्चन में केस स्टडी में दो अल्फाज देखिए, आज के लेक्चर में कंसेप्ट है, कोई प्रोसीजर लंबी चौड़ी। अगर कंसेप्ट समझ आ गया, ये आपके लिए बहुत आसान है। चलो, तो कंसेप्ट समझने के लिए जो चीजें अहम है ना, वो मैं आपको बता रहा हूं। पहली चीज मैंने आपको डेट बताई, लिख लें, डेट यानी तारीख, बहुत अहम है, बहुत अहम है। दूसरी चीज क्या बताई? अकर इज नॉट इक्वल टू आइडेंटिफाई। अकर इज नॉट इक्वल टू आइडेंटिफाई। केस स्टडी में कहेगा वो हुआ अकर इस दिन हुआ, आइडेंटिफाई इस दिन हुआ। कहेगा वो हुआ 20 तारीख को, आइडेंटिफाई हुआ। आइडेंटिफाई का मतलब क्या है? पता चला 28 को। तो आपने सब्सिक्वेंट इवेंट है कि नहीं? अकर, शाबाश, अकर में समझ आ रही है। पहली चीज अहम क्या सिखाई? डेट। दूसरी चीज अकर इज नॉट इक्वल टू आइडेंटिफाई। हमारे लिए ज्यादा है क्या? अकर, अकर के ऊपर टिक लगा दे, अकर ज्यादा है। अब सुनिए, देखिए डायरेक्ट मैं कंसेप्ट के ऊपर नहीं जाऊंगा। पहले कुछ ऐसी चीजें जो कंसेप्ट समझने के लिए जरूरी है, वो चीजें समझ आ गई ना, कंसेप्ट छोड़ के निकलेगा। अगर ये दो चीजें समझा दी आपको, एक डेट क्वेश्चन में और दूसरा अकरेंस ऑफ इवेंट और आइडेंटिफिकेशन ऑफ इवेंट है, हमने सब्सिक्वेंट इवेंट है कि नहीं, अगर से अंदाजा लगाना। क्लियर? आगे चलते हैं। ये एक है ब्लैक लाइन नजर आ रही है, हम बहुत से सब्जेक्ट्स में इस लाइन को यूज करते हैं, खासतौर पे अकाउंटिंग और फाइनेंस के सब्जेक्ट्स। इसको बोलते हैं, मैथ में भी यूज करते हैं, इसको बोलते हैं टाइम लाइन। यानी जब हमारा कोई कंसेप्ट टाइम पे बेस कर रहा हो ना, जैसे टाइम वैल्यू मनी है, तो हम इस टाइम लाइन को यूज करते हैं कि इस पॉइंट पे ये टाइम है, इस पॉइंट पे ये टाइम है, कंसेप्ट समझने में आसानी होती है। तो चूंकि सब्सिक्वेंट इवेंट हमारा टाइम पे बेस कर रहा है कि कब हुआ, टाइम लाइन को यूज कर रहा है। इसमें ये डेट है ईयर एंड की। फर्स्ट कीजिए, हमारे क्लाइंट का ईयर एंड है 31 दिसंबर 2021। क्या ईयर एंड है? इसका मतलब है हमने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिस पीरियड का ऑडिट करना है, वो कब से कब तक है? 1 जनवरी 2021 से 31 दिसंबर 2021। नीचे देखना, नीचे जो भी लिखा छोड़ इसको, सिर्फ 31। इसके बाद ऑडिट शुरू होगा। अच्छा, हमारी अपॉइंटमेंट इसके बाद होगी कि पहले हो चुकी होगी? 90% केसेस में से पहले हो चुकी होगी। एजीएम ऑडिट शुरू किया, करते 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 ऑडिट कंप्लीट होगा। ठीक? हमारा ऑडिट कंप्लीट, हमने रिपोर्ट साइन कर दी। हमने रिपोर्ट साइन कर दी। किसने साइन की? 6 अप्रैल 2022 को। ये एंड था 31 दिसंबर 2021। रिपोर्ट साइन कर दी 6 अप्रैल 2022। यहाँ पे थोड़ी देर के लिए रुकिए, थोड़ी देर के लिए रुकिए। चैप्टर 4 में एक एलिमेंट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट में एलिमेंट था डेट। उसमें एक चीज लिखी हुई थी कि डेट की सिग्निफिकेंस क्या है। एक हमने कहा था सब्सिक्वेंट इवेंट्स, और एक इस दिन तक एविडेंस, और एक सब्सिक्वेंट इवेंट्स, इस दिन तक हमने सब्सिक्वेंट इवेंट्स देख लिए हैं। और दूसरा पॉइंट क्या था? एविडेंस ऑब्टेन कर लिया है। आगे ब्रैकेट में लिखा था इंक्लूडिंग, इंक्लूडिंग अप्रूवल ऑफ डायरेक्टर्स, इंक्लूडिंग अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बाय डायरेक्टर। अब ये चीज ध्यान में रखिएगा, पहले जब डायरेक्टर हम ऑडिट शुरू करने लगते हैं, ऑडिट शुरू करने लगते हैं, तो इंटरनल ऑडिट हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बगैर कर लेते हैं। इसके बाद भी कुछ प्रोसीजर हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बगैर कर लेते हैं, लेकिन कंप्लीट प्रोसीजर्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बगैर नहीं हो सकते। आधे अधूरे हो सकते हैं, कंप्लीट नहीं हो सकते। कंप्लीट प्रोसीजर के लिए मैनेजमेंट हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट देती है। यहाँ पे कहीं आगे मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट दी होगी, हम नहीं देते। हम कहते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट तुमसे ऐसे तो नहीं लेनी, क्योंकि प्रैक्टिस में मैंने खुद भी देखा ऐसे होते हुए कि जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैनेजमेंट दे देती है ना, उसके बाद भी उनमें चेंजेस करते रहते हैं। हम इधर ऑडिट कर रहे होते हैं, उधर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एडजस्टमेंट डाले होते हैं, और जब हम अपनी तरफ से ऑडिट कंप्लीट करके उनके पास पहुंचते हैं ना, तो पता चलता है कोई नई फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन गई है। इसलिए हम कहते हैं भाईजान आप थोड़ा सा टाइम और ले लें, अपनी पूरी तसल्ली कर ले कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंप्लीट, और फिर हमें डायरेक्टर्स की तरफ से अप्रूव फाइनेंशियल स्टेटमेंट दें। डायरेक्टर साइन करेंगे तो हम उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को फाइनल ड्राफ्ट समझेंगे, वरना हमेशा क्या थोड़ी देर बाद दोबारा चेंज करके ले। तो एक है अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बाय डायरेक्टर, ये होगी तो हमारा ऑडिट कंप्लीट होगा, वरना नहीं होगा। और ये अप्रूवल किस लिए जरूरी होती है? ताकि हम अपने फाइनल प्रोसीजर्स कर सकें। कंसेप्ट बताना ये चाहता हूं, अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बाय डायरेक्टर अलग स्टेप है, और ऑथराइजेशन फॉर इशुएंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अलग कंसेप्ट है। अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बाय डायरेक्टर ये पहले होती है, और इसका मकसद ये होता है ऑडिटर को फाइनल मैनेजमेंट की तरफ से जो फाइनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो देना। ये हमारे एविडेंस का हिस्सा है, इसके बगैर हमने ऑडिट रिपोर्ट साइन नहीं करना। ठीक है, पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट आएंगी, अप्रूवल बाय डायरेक्टर्स होगी, उसके बाद हमारा ऑडिट कंप्लीट होगा। ठीक है? जब ऑडिट कंप्लीट हो जाएगा, ये समझ लीजिए आगे फर्ज कीजिए कोई 15 फरवरी को क्लाइंट ने हमें दे दी होगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रूव करके, हमने 6 अप्रैल को अपना ऑडिट कंप्लीट कर लिया, रिपोर्ट साइन कर दी। रिपोर्ट साइन करने के बाद बताइए डायरेक्टर्स ने क्या करना? इश्यू करना है इसको, इश्यू करना है। तो डायरेक्टर्स की एक मीटिंग होती है, उसमें फैसला होता है कि सर ऑडिटर ने रिपोर्ट दे दी है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी ऑडिट हो गई हैं, रिपोर्ट भी आ गई है, क्या करो? फिर डायरेक्टर फैसला करते हैं, उर्दू बाजार भिजवा दो, प्रिंटिंग प्रेस भिजवा दो, इसकी 100 कॉपियां बनवाओ और नोटिस ऑफ एजीएम के साथ इश्यू कर दो। नोटिस, ये बोर्ड मीटिंग पहले अप्रूवल हुई, उसके बाद ऑडिट कंप्लीट हुआ, ऑडिट रिपोर्ट साइन हुई। जिस दिन ऑडिट रिपोर्ट साइन हुई उसी दिन डायरेक्टर ने मीटिंग की, नॉर्मली उसी दिन करते हैं, नॉर्मली उसी दिन, और फैसला करते हैं हम इस ऑडिट रिपोर्ट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इश्यू कर रहे हैं। इसको कहते हैं ऑथराइजेशन फॉर इशुएंस। ऑथराइजेशन फॉर इशुएंस में और एक्चुअल इशुएंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में 3-4 दिन का प्रैक्टिकली फर्क होता है, क्योंकि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट रिपोर्ट प्रिंट करवानी होती है, 500 शेयर होल्डर को भिजवानी है, 500 कॉपीज प्रिंट करवानी है, तो 3-4 दिन तो लगेंगे। तो इसीलिए ध्यान में रखिएगा कि डेट ऑफ ऑथराइजेशन फॉर इशुएंस और है, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक्चुअली इशू हुई वो डेट और है। यहां तक बात समझ आई? थोड़ी देर करिए, मैं तसल्ली करना चाहता हूं क्योंकि आज के लेक्चर में कंसेप्ट अहम है। दो अल्फाज बोल रहा हूं, दोनों में बताइएगा फर्क है कि नहीं। एक,
डेट ऑफ ऑथराइजेशन फॉर इशुएंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट और दूसरा डेट ऑफ इशुएंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फर्क है। फिर से बताइए, डेट ऑफ ऑथराइजेशन फॉर इशुएंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट और डेट ऑफ इशू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फर्क है। कौन सी डेट पहले है ऑथराइज और कौन सी बाद में? इसमें कितने दिनों का फर्क होता है ना, 3-4 दिन का। और ये फर्क क्यों होता है? प्रिंटिंग की वजह से। क्लियर? अगला क्वेश्चन, डेट ऑफ अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और डेट ऑफ ऑथराइजेशन फॉर इशुएंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इसमें फर्क है। डेट ऑफ अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और डेट ऑफ ऑथराइजेशन फॉर इशुएंस, इसमें फर्क अप्रूवल या ऑथराइजेशन में नहीं है। इसमें अप्रूवल पर्पस क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब अप्रूव की जाती है ना बाय डायरेक्टर, वो ऑडिटर के लिए की जाती है। ये भाई ऑडिटर अपना ऑडिट मुकम्मल करो, तुम्हारा ऑडिट के बगैर मुकम्मल नहीं होना था, ये मुकम्मल करो। ये है डेट ऑफ अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये इसके बगैर हम रिपोर्ट साइन नहीं करते, चैप्टर 4 में भी पढ़ा था। वरना मैनेजमेंट कहती है तुम्हारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है नहीं, जो ऑडिट करेगा पता नहीं किसके लिए है, कह सकती है मैनेजमेंट। तो डेट ऑफ अप्रूवल और डेट ऑफ ऑथराइजेशन फॉर इशू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसमें सबसे ज्यादा जोर किसके ऊपर है? लफ्ज ऑथराइजेशन के ऊपर नहीं है कि उन्होंने ऑथराइज किया, इशू कर दो, किसको इशू कर दो? शेयर किसको इशू कर दो? शेयर होल्डर्स को। तो जो हमारी कंसेप्ट की तरतीब बनी ना, ये मैं आपके सामने रख रहा हूं। अगर इसमें जितने भी चीजें इवेंट आ रही हैं आपको समझ आ गई ना, आधा लेक्चर खत्म हो गया। सुन ले, सबसे पहला ये एंड, जिसे बैलेंस शीट डेट भी कहते हैं। दूसरा, इसके बाद क्या होगा? अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बाय डायरेक्टर्स, अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल बाय डायरेक्टर्स। फिर इसके बाद क्या होगा? ऑडिट रिपोर्ट। और नॉर्मली सेम डे में ही डायरेक्टर ऑथराइज कहते इतने से अच्छा ऑडिट रिपोर्ट भी साइन कर दी, अभी कभी फैसला। डेट ऑफ ऑथराइजेशन, सुबह ऑडिट रिपोर्ट साइन होगी, शाम को ऑथराइजेशन फॉर इशुएंस हो जाएगी बोर्ड मीटिंग में। फिर इसके बाद एक्चुअली इशू कब होंगी? 2-3 दिन बाद। तो ये डेट ऑफ इशुएंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो 3 डेट्स बार-बार हमारी केस स्टडीज में आएगी, क्वेश्चन में आएगी। ईयर एंड की डेट, डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट या डेट ऑफ ऑथराइजेशन फॉर इशुएंस, वो कोई भी लफ्ज इस्तेमाल कर सकता है। तीसरा, डेट ऑफ इशुएंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। मुझे बताइए कि आप इनके साथ कंफर्टेबल हैं? कौन सा इवेंट पहले है और कौन सा बाद में, ये पहचान लेंगे। जिसमें ये सुनने को दिखने को छोटा सा डिसीजन लगता है, लेकिन अगर ये डिसीजन गलत हो गया ना, सारी केस स्टडी आपकी उड़ जाएगी। अगर ये डेट्स का डिसीजन गलत हो गया, ध्यान में रखिएगा। और इसमें एक जो यहाँ पे नजर नहीं आ रहा इवेंट, वो डेट ऑफ अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बाय डायरेक्टर, जिसके बगैर वो क्यों जरूरी है? उसके बगैर राइटर रिपोर्ट साइन, ये ध्यान रखिएगा, उसके बगैर राइटर रिपोर्ट साइन नहीं करेगा। यहाँ तक क्लियर? अब सुन ले। अच्छा, मैंने स्टार्ट में क्या बताया था कि इस एक तो ये बताया था अकर इज नॉट इक्वल टू आइडेंटिफाइड, फिर एक बताया था अकाउंटिंग है तो आप अकाउंटिंग में भी सब्सिक्वेंट इवेंट है, ऑडिट में भी सब्सिक्वेंट इवेंट है। फर्क क्या है? अकाउंटिंग में जोर इस चीज पे है एडजस्टिंग है कि नॉन एडजस्टिंग है, ऑडिट में जोर इस चीज पे है इवेंट हुआ कब, हुआ कब। ठीक है? अच्छा, अब ये बोलना बैलेंस शीट डेट, ईयर एंड, ये कहना इसमें कोई 2-2.5 सेकंड लगते हैं। फिर ये कहना डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट या डेट ऑफ ऑथराइजेशन ऑफ इशुएंस ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, इसमें भी 4-5 सेकंड लगते हैं। फिर ये कहना डेट ऑफ इशुएंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इसमें भी कोई 3-3.5 सेकंड लगते हैं। ठीक है? अगर आप इजाजत दें तो मैं इसको ईयर एंड को पॉइंट ए, डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट को पॉइंट बी जाने के लिए, क्योंकि बार-बार इस्तेमाल करना ना, और डेट ऑफ इशुएंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को पॉइंट सी कह दूं, कोई इतराज तो नहीं, समझ आएंगे? चलें ठीक है। अब कुछ नोट्स पे इतराज है, कुछ को नहीं है। तो मैं अगर जल्दी कोई कंसेप्ट में फोकस किसी और चीज पे करवाना हो तो एबीसी यूज करूंगा, वरना रूटीन में मेरी कोशिश होगी कि पूरा नाम इस्तेमाल करूं ताकि कंसेप्ट जेन में बैठ जाए। आप भी सच है, ठीक है? डेट्स क्लियर हो गई? ये कौन सी डेट है? बैलेंस शीट डेट। ये कौन सी डेट है? इशू ऑफ रिपोर्ट। इशू क्या मतलब? इशू ऑफ रिपोर्ट और इशू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में फर्क है। ये डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, डेट ऑफ ऑडिट और डेट ऑफ इशुएंस ऑफ, तो डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट में और डेट ऑफ इशुएंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में फर्क है। यानी ऑडिट रिपोर्ट किसी और दिन साइन हो रही है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू कोई और दिन हो रही है। ओके, ठीक ठीक ठीक। अच्छा, 10 अप्रैल के बाद ये कौन सा, देखें इस टाइम पे अगर कोई वकूआ होता है ना, तो मैं कहूंगा अभी ऑडिट रिपोर्ट साइन नहीं हुई। ठीक है? इस टाइम पे अगर कोई वकूआ होता है, मैं कहूंगा ऑडिट रिपोर्ट साइन हो गई है, इशू नहीं हुई, साइन हो गई है, इशू नहीं हुई। और अगर इस डेट पे इस पॉइंट पे कोई वकूआ होता है, साइन भी हो गई, इशू भी हो गई। एग्रीड? ये ना कि कुछ भी नहीं हो सकता, होने को बहुत कुछ हो सकता है ना, ऐसे ना कहे। हाँ, मैं तो अभी आपको ये बता रहा हूँ कि वकूआ किस किस डेट पे हो सकता है, आपने एग्जाम में पहचानना है। हमारे प्रोसीजर इस चीज पे डिपेंड नहीं करते कि एडजस्टिंग इवेंट है कि नॉन एडजस्टिंग इवेंट है, वो सिर्फ एक नंबर का कंसेप्ट होगा, एक नंबर का कंसेप्ट होगा। किस चीज पे डिपेंड करता है प्रोसीजर? कि ए और बी के दरमियान में हुआ है, या बी और सी के दरमियान में हुआ है, या सी के बाद हुआ है। सी के बाद क्या कुछ नहीं हो सकता? अभी भी हो सकता है, हो सकता है अभी भी। ठीक है? अभी भी ये ध्यान में रखिएगा। फिर से बताइए, ए और बी के दरमियान में वकूआ हुआ, हमारे प्रोसीजर कुछ और हैं। अब बी और सी के दरमियान में वकूआ हुआ, हमारे प्रोसीजर कुछ और हैं। सी के बाद हुआ, हमारे प्रोसीजर कुछ और हैं। नहीं समझ आया? नहीं, अब इसको नहीं, आपने कहा था सर एबीसी यूज है। सुनिए, अगर इवेंट अकर हुआ बिटवीन ईयर एंड ऑडिट रिपोर्ट डेट, प्रोसीजर कुछ और है। अगर इवेंट अकर हुआ आफ्टर ऑडिट रिपोर्ट बट बिफोर इशुएंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, प्रोसीजर कुछ और है। और अगर इवेंट अकर हुआ आफ्टर इशुएंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, प्रोसीजर कुछ और है। समझ आया? नहीं आया? फिर से, अगर इवेंट हुआ ईयर एंड और डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट के दरमियान में, हमारे प्रोसीजर कुछ और है। अगर इवेंट अकर हुआ डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू होने के दरमियान में, हमारे प्रोसीजर कुछ और है। और अगर इवेंट अकर हुआ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू होने के बाद, प्रोसीजर कुछ और है। नहीं समझ आया? नहीं समझ आया? आ गया तो जरा एक दफा सुना दीजिए। सुना। अगर इवेंट अगर हुआ पॉइंट ए और बी के दरमियान, नहीं ए और बी ना करें, ऐसे ना करें यार, मुझे आसान करने की इजाजत नहीं दी थी आपने, खुद आसान ही लेना ना। अगर इवेंट अगर हुआ ये रेट से लेके डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट के दरमियान में, प्रोसीजर कुछ और है। अगर इवेंट अगर हुआ डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट के बाद बट बिफोर इशुएंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, प्रोसीजर कुछ और है। और अगर इवेंट हुआ आफ्टर इशुएंस ऑफ, प्रोसीजर कुछ और है। अच्छा, इससे आपने खुद अंदाजा लगा लिया होगा जो मैंने आपसे स्टार्ट में कहा था, डेट्स अहम है।
तारीख है। क्यों भला? अगर उसने डेट दी है ये वाली बी और सी के दरमियान में और आपने समझ लिया ये सी के बाद वाला हुआ है, सारा क्वेश्चन आपका जीरो। इसीलिए पूरे सेशन में कहता हूं रिक्वायरमेंट सबसे ज्यादा अहम है। देखिए एक स्टूडेंट है उसने जल्दी उस साथ पेपर मिला, साथ वाला धड़ाधड़ फुटा रहा पेपर, बिला वजह हम टेंशन में आ गए। हमने कहा हम भी जल्दी जल्दी करते हैं। रिक्वायरमेंट बड़ी, रिक्वायरमेंट बी और सी के दरमियान में थी, जल्दी जल्दी में पढ़ा, आफ्टर का वर्ड यूज हुआ है, ये नहीं पढ़ा आफ्टर ऑडिटर्स रिपोर्ट है। हमें ये लगा आफ्टर इश्यूज ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये प्रोसीजर सारे लिख दिए परफेक्ट, कितना जीरो। और अगर एक स्टूडेंट जिसने कहा नहीं कोई टेंशन नहीं, प्लानिंग इज मोर इंपोर्टेंट देन परफॉर्मेंस, पहले मैं प्लानिंग करूंगा, सर ने कहा था रिक्वायरमेंट प्रोसीजर, रिक्वायरमेंट पढ़े, इसमें 2 मिनट लगते, उसने कहा नहीं अभी भी नहीं, फिर से पढ़ूं, 2 मिनट और लगा लिए, कहा नहीं अभी भी तसल्ली नहीं हुई, सर ने कहा था सबसे है 6 में 8 मिनट के 8 नंबर के क्वेश्चंस में 8 नंबर के क्वेश्चन में उसने 5-6 मिनट रीडिंग पे लगा दिए। फिर शुरू किया क्वेश्चन को समझ गया अच्छे तरीके से, क्वेश्चन शुरू किया लेकिन सारा नहीं कर सका। फर्ज कीजिए 60% किया, लेकिन किया वही तसल्ली, पूरी तसल्ली करके किया वही। बताइए इसके पास होने का ज्यादा चांस है कि पहले वाले का? इसके रिक्वायरमेंट देने थे। और एक चीज आपको बता दूं, आप कह रहे होंगे नहीं सर जी उधर टाइम बड़ा है, होता है 3 घंटे। ऑडिट के पेपर में स्टूडेंट खड़े हो जाइए सेंटर के बाहर, जो स्टूडेंट आता है उससे पूछा रहे टाइम कम था कि ज्यादा था। कॉस्ट के पेपर से बाहर आए स्टूडेंट कहेंगे टाइम कम था, पेपर बड़ा लेंथी था। FR2 के पेपर में बाहर आएंगे टाइम कम था। ऑडिट के पेपर में कभी स्टूडेंट ये नहीं कहता कि टाइम कम था। ऑडिट का पेपर बड़े आराम से मैनेज हो जाता है। मतलब लेस देन 10% स्टूडेंट्स कंप्लेन करेंगे, ठीक है। 90% स्टूडेंट्स का टाइम इशू नहीं होता, वो आधा पौना घंटा पहले पेपर कर लेते हैं। तो आपने मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं, आपने आधा पौना घंटा पहले पेपर नहीं करना, पढ़ लेना बाद वापस आते हैं। अब हमने क्या करना है बाकी के लेक्चर में, हमने ए और बी में इवेंट हुआ तो देखना तब क्या करना है, बी और सी के दरमियान में इवेंट हुआ देखना तब क्या करना है, सी के बाद हुआ तो देखना है तब क्या, ये सीखना। ये 3 फेजेस सीख लेंगे, कहानी खत्म। स्टार्ट करते हैं। ऑडिटिंग याद रखिए, अकाउंटिंग ये कहती है कि ऑडिटर सॉरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सब्सिक्वेंट इवेंट कब से कब तक होने चाहिए, लेके डेट ऑफ ऑथर सी तक, ए से सी तक। और ऑडिटिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ए से सी तक सब्सिक्वेंट इवेंट होने चाहिए। ऑडिटिंग स्टैंडर्ड क्या कहते हैं, ऑडिटर की रिस्पांसिबिलिटी ए से बी तक की है, ऑडिटर रिपोर्ट तक है। अकाउंटिंग क्या कहती है ए से सी। ऑडिटिंग स्टैंडर्ड क्या कहते हैं, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड ये नहीं कहते कि सब्सिक्वेंट इवेंट ए से बी तक होने चाहिए। ऑडिटिंग स्टैंडर्ड ये कहते हैं ऑडिटर जो जिम्मेदार है आइडेंटिफाई करने के लिए इवेंट्स, वो ए से बी तक है। बी से सी तक के इवेंट्स डी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आएंगे, लेकिन अकाउंटिंग ये कहती है मैनेजमेंट आइडेंटिफाई करके उसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंक्लूड करे। ऑडिटिंग ये कहती है आने चाहिए सब्सिक्वेंट इवेंट बी और सी के भी, लेकिन ऑडिटर जिम्मेदार नहीं है, रिपोर्ट साइन करके ऑडिटर अपने घर जाके सो जाए। अगर सब्सिक्वेंट इवेंट कोई ऐसा होता है ना बी और सी के, मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है ऑडिटर को बताए, ऑडिटर खुद से हाथ पैर मार के नहीं ढूंढेगा। तो सुन लीजिए, इसे हम कहते हैं एक्टिव रिव्यू रिस्पांसिबिलिटी और पैसिव रिव्यू रिस्पांसिबिलिटी। सुन लीजिए, ऑडिटर की रिस्पांसिबिलिटी क्या है सब्सिक्वेंट इवेंट के हवाले से, पॉइंट ए और बी यानी ईयर एंड से लेके डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट तक ऑडिटर की रिस्पांसिबिलिटी है एक्टिव रिव्यू की, कि ऑडिटर एक्टिवली प्रोसीजर परफॉर्म करे, भाग दौड़ करे, खुद से ढूंढे, इधर सब्सिक्वेंट इवेंट छुपा, इधर है, इधर है, इधर है, खुद से ढूंढे। एक्टिव रिव्यू का मतलब है एक्टिवली खुद से प्रोसीजर परफॉर्म करे, भाग दौड़ करके सब्सिक्वेंट इवेंट्स को ढूंढने की कोशिश करे। कब से कब तक? तो ए से लेके ईयर एंड से लेके डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट तक ऑडिटर की रिस्पांसिबिलिटी क्या है, एक्टिव रिव्यू, एक्टिव रिव्यू। लेकिन डेट ऑफ ऑडिट जब ऑडिट रिपोर्ट साइन कर दे उसके बाद घर जाके सो जाए, उसके बाद घर जाके सो जाए। बी और सी के दरमियान में भी सब्सिक्वेंट इवेंट्स होते हैं, लेकिन अगर कोई सब्सिक्वेंट इवेंट होते हैं ऑडिटर खुद आइडेंटिफाई करने का जिम्मेदार नहीं है, मैनेजमेंट आइडेंटिफाई करके ऑडिटर को बताएगी, या किसी और तरीके से अगर ऑडिटर के सामने आ जाए तो ऑडिटर एक्शन लेगा, वरना एक्शन सोया रहेगा। फिर से बताइए, ए और बी के दरमियान में ऑडिटर सोया हुआ है कि जगह जाके प्रोसीजर परफॉर्म करेगा, किस लिए, सब्सिक्वेंट इवेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए। और बी और सी के दरमियान में सोया हुआ है, यानी अगर कोई सब्सिक्वेंट इवेंट अगर होता है तो मैनेजमेंट आके दिखाएगी या कोई और बंदा आके दिखाएगा। बात बात ना मैनेजमेंट नहीं दिखाती, सब्सिक्वेंट इवेंट अगर हो जाता है मैनेजमेंट कहती है चलो छुपा है तो छुपा रहे, बात बात मैनेजमेंट ऑडिटर को, लेकिन कोई ना कोई सहाफी होता है वो बाद में खबर दे देता है जिससे ऑडिटर को पता चल जाता है। तो ये ध्यान में रखिएगा। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। पहले एक्टिव रिव्यू कांसेप्ट अहम है, फोकस करेंगे समझ आएगी, वरना एक पॉइंट भी स्किप हो गया ना केस स्टडी में कहीं ना कहीं जाके फंस जाएंगे। रेडी हो गए? सुनिए, पॉइंट ए और बी के दरमियान में ऑडिटर की रिस्पांसिबिलिटी क्या है, एक्टिव रिव्यू का मतलब क्या है, खुद से प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं, किस लिए, टू आइडेंटिफाई सब्सिक्वेंट इवेंट, किस लिए, टू आइडेंटिफाई सब्सिक्वेंट इवेंट, टू आइडेंटिफाई, टू ध्यान में रखिएगा, टू आइडेंटिफाई क्या प्रोसीजर परफॉर्म करेगा, ये 5 है। अंडर मैनेजमेंट का प्रोसेस अंडरस्टैंड करेगा। सर आप कैसे सब्सिक्वेंट इवेंट आइडेंटिफाई करते हो, वो कहता है सर जी क्या बताएं, अगर लीगल केस हो तो वकील लेटर लिख देता है, अगर आग लगी हो तो अखबार में खबर आ जाती है, या हमारे एम्प्लॉइज हमें बता देते हैं कि उस गोदाम में आग लग गई है, तो हम तो इसी तरह आइडेंटिफाई करते हैं सब्सिक्वेंट। हमने कहा ठीक है, मैनेजमेंट का प्रोसेस अंडरस्टैंड किया। फिर मैनेजमेंट से इंक्वायरी किया, क्या सर कोई सब्सिक्वेंट इवेंट ऐसे है जो आइडेंटिफाई हुआ है, दोनों इंक्वायरी में फर्क है। इसमें मैनेजमेंट से पूछा जैसे रिस्क असेसमेंट है ना, पहले इंक्वायरी की, सर रिस्क असेसमेंट प्रोसेस क्या था, फिर आपसे कहा अगर कोई फ्रॉड वगैरह सामने है तो बता दे। रिलेटेड पार्टी में भी ऐसे था, पहले इंक्वायरी किया था सर कोई प्रोसेस बताइए कैसे रिलेटेड पार्टी आइडेंटिफाई करते हैं, एक बात अगर कोई रिलेटेड पार्टी आइडेंटिफाई तो बता दे। मिनट्स रीड करें, मिनट्स ऑफ द मीटिंग से भी सब्सिक्वेंट इवेंट पता चल जाएंगे। कौन सी मीटिंग के मिनट्स, डायरेक्टर्स, ठीक है, कौन से पीरियड की, आफ्टर द ईयर, क्योंकि सब्सिक्वेंट इवेंट आफ्टर द ईयर एंड में होंगे, बिफोर में थोड़ी होंगे। इंटरम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ें, इंटरम को हम लिख सकते हैं क्वार्टरली, अगर मैनेजमेंट, लेकिन बात मंथली भी होती है, मंथली जनरल पब्लिक को नहीं दी जाती, लेकिन कंपनी बना रही होती है। इंटरम का मतलब क्या है, महीने की, 2 महीने की, 3 महीने की, पार्ट ऑफ द ईयर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ें, बनती है ना क्वार्टरली फाइनेंशियल, क्वार्टरली का तो मंथली चाहे ना पढ़ो, क्वार्टरली तो पढ़ा होगा। तो बताइए इंटरम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को पढ़ेंगे किस पीरियड की, आफ्टर द बैलेंस शीट। ये सबसे बड़ा सोर्स है सब्सिक्वेंट इवेंट, क्योंकि इसमें सारे के सारे इवेंट सब्सिक्वेंट है। 1 जनवरी से 31 मार्च 2022 की जो क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट होगी उसमें सारे के सारे इवेंट ही सब्सिक्वेंट हो गए। और मैनेजमेंट से रिप्रेजेंटेशन ऑब्टेन कर ले, क्या ये सारे सब्सिक्वेंट आपने आइडेंटिफाई कर ले, नहीं क्या वैसे लिखा हुआ है सामने, ऐसे ना करें आप, थोड़ी सी दिमाग बंद भी हो ना, आंखें खुली हो तो प्रोसीजर भी आप बता देते, कोई कमाल नहीं किया। अब सुनिए, इन प्रोसीजर से या तो कोई सब्सिक्वेंट इवेंट आइडेंटिफाई होगा या अगर नहीं हुआ कहानी यहीं खत्म।
और अगर सब्सिक्वेंट इवेंट आइडेंटिफाई हो गया है, जैसे बैंक्रप्सी ऑफ डेटर, जैसे लीगल केस का डिसीजन, जैसे इन्वेंटरी एनआरबी से कम पे सेल हुई, जैसे आग लगने से असर चले, अगर ये प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे तो यहां तो सब्सिक्वेंट इवेंट आइडेंटिफाई होगा या नहीं होगा? अगर आइडेंटिफाई हुआ तो क्या करना है? प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं। अब वो तो अभी किए हैं। हाँ, अब प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं ऑन आइडेंटिफाइंग सब्सिक्वेंट इवेंट, जो कि स्पेसिफिकली फोकस कर रहे होंगे उस इवेंट के ऊपर। याद रखिए, आपको पहले भी एक चीज बताई थी, केस स्टडी में अगर कोई स्पेसिफिक इवेंट डिस्कस कर देना, आग लगी, जल्जला आया, तबाही हुई, बैंक्रप्सी हुई, कोई भी स्पेसिफिक इवेंट डिस्कस कर दे और रिक्वायरमेंट में कहे बताओ आपका कोर्स ऑफ एक्शन प्रोसीजर क्या होगा, हमारे ऊपर लाजिम हो जाता है, हमारे लाजिम उस प्रोसीजर को वेरीफाई करने के प्रोसीजर जरूर, उस इवेंट को वेरीफाई करने के प्रोसीजर जरूर लिखने हैं, जो हमने कहां पढ़े हुए हैं? चैप्टर 10 में। इसका मतलब है अगर क्वेश्चन में उसने सिर्फ इतना कहा ना, गौर से सुनिएगा, अब ये तीसरी है बात। अगर वो क्वेश्चन में कहता है ये इवेंट के बाद सब्सिक्वेंट इवेंट आइडेंटिफाई हुआ, हमने ये क्वेश्चन है सिर्फ चैप्टर 20 का। अगर क्वेश्चन में कहता है ये इवेंट के बाद सब्सिक्वेंट इवेंट आइडेंटिफाई हुआ, ये क्वेश्चन है सिर्फ। अगर वो कहता है ये इवेंट के बाद डेटर बैंकरप्ट हो गया, ये चैप्टर 10 और चैप्टर 20 का भी है। 20 का क्यों है? सब्सिक्वेंट इवेंट। 10 का क्यों है? वो बता दिया, वो हुआ हमारे पास लाजिम हो गया उसके प्रोसीजर बताने। अगर कहे ये इवेंट के बाद आग लगी है फैक्ट्री में, चैप्टर 10 और 20 दोनों का है। 20 का क्यों है? क्योंकि अगर ये इवेंट के बाद हुआ है सब्सिक्वेंट, 10 का क्यों है? प्रोसीजर, आग लगी है उसके प्रोसीजर बताना है। तो ये 2 और 1 का ध्यान रखेंगे। एक क्वेश्चन में उसने कहा व्हाट प्रोसीजर वुड यू के आपने सब्सिक्वेंट इवेंट के प्रोसीजर, आपको ये इवेंट के बाद प्रोसीजर परफॉर्म किए, प्रोसीजर परफॉर्म करते हुए पता चला कि लीगल केस था, उसका डिसीजन कंपनी के खिलाफ हो चुका था, ऑडिट रिपोर्ट भी साइन नहीं हुई, बताइए क्या प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे? स्टूडेंट ने ये वाले लिख दिए सारे। एग्जामिनर कमेंट्स में उसने कहा अल्लाह के बंदे, ये प्रोसीजर परफॉर्म किए हैं तो पता चला है ना लीगल केस था। इसका मतलब है जब आपको उसने ये बता दिया लीगल केस आइडेंटिफाई हुआ ये इवेंट के बाद, तो इसका मतलब ये प्रोसीजर परफॉर्म हो चुके हैं, इसके बाद ये पता चलता है ना। तो जब मैंने कहा था इवेंट आइडेंटिफाई हो चुका है, अब क्या प्रोसीजर है, तो आपने इसके बाद वाले लिखने थे, प्रोसीजर ऑन आइडेंटिफाई वाले लिखने थे, प्रोसीजर टू आइडेंटिफाई वाले नहीं लिखने। बात समझ बात। जब क्वेश्चन में वो हुआ बता दे क्या हुआ है एक्चुअली, तो आपने ऑन वाले प्रोसेस। क्लियर? आगे चलते हैं। ये थी हमारी एक्टिव रिव्यू की रिस्पांसिबिलिटी। एग्रीड? अब आगे चलते हैं। हमने ये एंड से लेकर डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट तक, और हमारी रिस्पांसिबिलिटी क्या है? एक्टिव रिव्यू का मतलब क्या, ये समझ आ गया आपको? हमने एक्टिव रिव्यू में ये प्रोसीजर परफॉर्म किए, हमें ये एक सब्सिक्वेंट इवेंट मिला, हमने इसको वेरीफाई किया, इसके प्रोसीजर परफॉर्म किए, एग्जैक्ट अमाउंट जो निकली वेरिफिकेशन के बाद, मैनेजमेंट से कहा इसको करेक्ट कर दीजिए। मैनेजमेंट ने इसे करेक्ट कर दिया तो अनमोडिफाइड विद एब्सोल्यूट मैटर, और अगर मैनेजमेंट ने करेक्ट नहीं किया तो मिस स्टेटमेंट है, क्वालिफाइड या एडवर्स। क्लियर? चलिए, ये हमारा 1/3 कांसेप्ट कंप्लीट हो गया। ये हमारा 1/3 कांसेप्ट क्लियर हो गया। क्लियर? अब रिपोर्ट साइन कर दी, अब हमने क्या करना है? बड़ी, आपको एक्चुअली पता नहीं, हम सचमुच जाके सो जाते हैं, बड़ी रातों के जागे होते हैं। आपको बताया था ना, हमारा एक लिस्टेड क्लाइंट था, सारा दिन काम करते रहते थे, जैसे ही 5-6 बजते थे मैनेजर को काम, यार ये भी करना है, हम कहते ठीक है कर देते हैं। 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1:30, 2, 2:30 तक बज जाते थे। अच्छा, एक दिन मुझे रात के 1 बजे छुट्टी, सच्ची फीलिंग बता रहा हूँ अपनी, 1 बजे छुट्टी हुई, मैं बड़ा खुश, मैंने अपने बैचमेट से कहा यार जल्दी छुट्टी होगी, मैं जा रहा हूँ, अगर मैनेजर पीछे से कोई काम याद भी आ गया ना तो मुझे आवाज ना देना। नहीं करा, वो बड़ी खुशी रहा। इससे अंदाजा लगा क्या हालत होगी कि रात को 1 बजे निकलते हुए मुझे फील हो रहा था आज जल्दी छुट्टी। आपको बताया सर उस वक्त नहीं होता था, उसने पीछे से मैंने कहा यार सुबह टाइम पे आ जाना, कहते भाई तेरी बेड लगवा दी, सो जाते। तो अब घर जाके सो गए। सुने फिर क्या हुआ? सब्सिक्वेंट इवेंट आइडेंटिफाई हो गया, कब हुआ? बी और सी के दरमियान में। हमें मैनेजमेंट ने कहा, यहां तो याद रखिएगा, बी और सी के दरमियान में तो हम घर में सो रहे हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि कोई सब्सिक्वेंट इवेंट अगर हुआ है? देखिए, या तो मैनेजमेंट बताएगी या अदर सोर्सेज से पता चलता है, अदर सोर्सेज से पता चलता है, यानी अखबार वगैरह। अगर सब्सिक्वेंट, फिर आपने कहना टाइम पूरा हो गया, आज मैंने नहीं, आज आधा घंटा भी ऊपर बैठना पड़ा ना, मैं बैठूंगा, क्योंकि आज का फिर आप टाइम करते हैं भैया। आगे चल, बी और सी के दरमियान में पैसिव रिव्यू, हमें पता चला कोई इवेंट, अगर पहली चीज मुझे बताइए, अगर कोई इवेंट बी और सी के दरमियान में अकर हुआ है, क्या वो सब्सिक्वेंट इवेंट है? अगर कोई इवेंट बी और सी के दरमियान में अकर हुआ है, क्या वो सब्सिक्वेंट इवेंट है? क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट में उसे एडजस्ट होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। जैसे ही हमें पता चला, ऑडिट रिपोर्ट साइन करके घर से अगले दिन सुबह चाय के कप के साथ हम अखबार पढ़ रहे हैं, टीवी लगाया, खबर आई क्या कि आग लग गई है कंपनी की फैक्ट्री में। हमने कहा कल 6 अप्रैल को तो हमने रिपोर्ट साइन की है, आज 7-8 अप्रैल को आग लग गई है, इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट अभी इशू नहीं हुई। पहले हमने अपने सवाल पूछा, क्या ये सब्सिक्वेंट इवेंट है? क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट अमेंड होनी चाहिए? नहीं हो गया मैंने क्या? अच्छा बता है कि माइकल, आ तो दो फास्ट बोल रहा हूं मैं, उसे आज की क्लास का अगला गुरु समझूंगा। आपने मुझे बताना दो फास्ट में फर्क है कि नहीं, अगर है तो क्या है? मुझे पता करना, मैं कहूंगा ना अगर है तो क्या, तो आप हमेशा कहेंगे है। कितना जरा मुझे सुने, एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट एडजस्ट होनी चाहिए, 2 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अमेंड होनी चाहिए। क्या दोनों में फर्क है? क्या फर्क है? शाबाश शाबाश। अमेंडमेंट का मतलब है हर तरह की चेंज, चाहे अमाउंट्स में हो चाहे डिस्क्लोजर में हो। जब कहते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट अमेंड करनी है, इसमें एडजस्टिंग इवेंट भी आ जाता है, नॉन एडजस्टिंग भी आ जाता है, क्योंकि नॉन एडजस्टिंग इवेंट भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट अमेंड कर रहा है, लेकिन हम कहते हैं ना एडजस्ट करनी है, तो एडजस्टिंग के लिए। चलिए बाहर आगे वापस आते हैं हम। हमें पता चला, अखबार देखा, कोई आग लग गई, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अमेंड होना चाहिए। नो शाबाश, नो वाला कौन था? शाबाश शाबाश, ये मुझे देखना भी नहीं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट अमेंड होनी चाहिए, अमेंड होनी चाहिए। क्यों? सब्सिक्वेंट इवेंट है ना, अमेंड होनी चाहिए। हम भागे 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 मैनेजमेंट के पास जाएंगे, सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अमेंड करना है। या तो मैनेजमेंट अमेंड करने को तैयार होगी या नहीं होगी। यहां से हमारी कहानी 2 हिस्सों में जाएगी।
पहले तो बताइए पैसिव रिव्यू का मतलब समझ आ गया ना? अच्छा, ये भागे मैनेजमेंट के पास गए। सर बताइए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में अमेंडमेंट होनी चाहिए। या तो मैनेजमेंट एग्री करेगी, अमेंड करेगी। इफ मैनेजमेंट अमेंड्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब 2 से सुनने का टेक्निकल बात करने लगी। इफ अगर मैनेजमेंट कहे ठीक है सर, आपने रिपोर्ट साइन कर दी थी, कोई बात नहीं, अभी घर की बात घर में है। अभी घर की बात मैनेजमेंट ने ये क्यों कहा अभी घर की बात घर में है? इश्यू नहीं, मतलब अभी घर की बात घर में है, बेफिक्र होके बताइए क्या करना है कर लेते हैं। इफ मैनेजमेंट अमेंड्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो मैनेजमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अमेंड करेगी। हम प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे अमेंडमेंट में कि मैनेजमेंट ने अमेंडमेंट ठीक किया कि नहीं की, वो ये वाला प्रोसीजर। अमेंडमेंट ठीक किया कि नहीं। अगर मैनेजमेंट ने अब देखें मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिवाइज कर दी, हमें अपनी ऑडिट रिपोर्ट भी रिवाइज नहीं कर देनी चाहिए। अब अच्छा हम नई ऑडिट रिपोर्ट इश्यू करेंगे। उस नई ऑडिट रिपोर्ट में अच्छा बताइए मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल रिवाइज की, तो उनकी दोबारा अप्रूवल होगी कि नहीं? ओह यस। अच्छा आप जितना हाइलाइट करते हो उतनी मेरी आदत बनती जा रही है। हाँ, तो ये अच्छा ये प्रोसीजर आपने मिट नहीं करना कि दोबारा अप्रूवल होगी बाय डायरेक्टर्स। अच्छा मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट दोबारा रिवाइज की, क्या हमें अपनी ऑडिट रिपोर्ट भी रिवाइज नहीं करनी चाहिए? उसमें क्या चीज़ ज़रूर चेंज होगी? डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। बताइए डेट अब एक्सटेंड होगी कि पुरानी वाली? आफ्टर अप्रूवल ऑफ अमेंडमेंट ज़ाहिर है अप्रूवल पहले होगी बाद में रिपोर्ट होगी ना। ठीक है? यहाँ पे एक मसला आ जाता है। कहाँ पे मसला आता है? जब ऑडिट रिपोर्ट के बाद सब्सिक्वेंट इवेंट सामने आया, हम भागे-भागे मैनेजमेंट के पास गए, मैनेजमेंट ने कहा फाइनेंशियल स्टेटमेंट कमेंट करते हैं, उन्होंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट कमेंट किया, अप्रूव किया, हमने ऑडिट रिपोर्ट को रिवाइज किया, उस पे डेट नई वाली डाली जो आज की डेट है, तो एक मसला आ गया। क्या? कि कांसेप्ट के मुताबिक चैप्टर 4 के कांसेप्ट के मुताबिक हमने सब्सिक्वेंट इवेंट्स के प्रोसीजर परफॉर्म करने होते हैं डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट तक। अब अगर ये डेट एक्सटेंड होके 8 हो गई है, सारे प्रोसीजर्स हमें एक्सटेंड